अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द बेस एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक नंबर 12.5। फ्लक्स का जो वर्ड है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो। किसी भी चीज का फ्लो करना इज कॉल्ड फ्लक्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पाइप है और इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये वाटर फ्लक्स है। वाटर का इस पाइप में फ्लो करना ये वाटर फ्लक्स है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई यूनिट एरिया हो और उस एरिया में से जो एयर करंट्स हैं, जो हवा है वो पास हो रही हो तो हम कहेंगे कि इस एरिया में से क्या है, इस एरिया में से एयर फ्लक्स पास हो रहा है। इसी तरह से इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से वाटर फ्लक्स पास हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग एक दरवाजे से किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब बच्चे मेन गेट से एंटर होते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये स्टूडेंट फ्लक्स है या ह्यूमन फ्लक्स है कि लोग इस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, तो जितने लोग उस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं उतना ही फ्लक्स होगा। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड ही हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक का वर्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम यूज कर रहे हैं और फ्लक्स का मतलब है उन लाइंस का फ्लो करना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया में से, किसी यूनिट एरिया में से, किसी सर्टेन एरिया में से पास होना कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे सामने ये एग्जांपल है, ये देखें, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं और यहां पर हमारे पास एक सर्टेन एरिया है, एक यूनिट एरिया है और इस एरिया में से अगर आप गौर करें तो 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें गुजर रही हैं तो हम कहेंगे कि इस यूनिट एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 है, 6 है। इसी तरह से अगर आप एरिया को इस फील्ड में किसी दूसरे पॉइंट पे प्लेस करते हो तो आप देखें कि वहां पर 1 2 और 3 लाइनें पास हो रही हैं तो हम कहेंगे कि इस एरिया में से, इस यूनिट एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है। या हम यूं कहेंगे कि इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है और इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में लाने के लिए, एक उसको मैथमेटिकल शक्ल देने के लिए हमें दो चीजों की, हमें बज़ाहिर लग रहा है कि यहां से हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, यहां पर जो चीज फ्लक्स में यूज हो रही है वो है एरिया, और नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दो चीजें मिलकर क्या डिटरमिन कर रही हैं? ये दो चीजें मिलकर डिटरमिन कर रही हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो एक है एरिया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें देखना हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से पास हो रही हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एरिया के लिए हम यूज करेंगे एरिया वेक्टर। बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है? हमारे पास कोई भी एरिया हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एरिया है और इस एरिया के ऊपर इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करें तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस सरफेस के ऊपर, ये कहलाता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो है बेसिकली ये ऐसा वेक्टर है जिसमें आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि उस एरिया का, जिसका ये एरिया वेक्टर है, उस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, नंबर 1, और नंबर 2 आपको पता चलता है कि उस एरिया की ओरिएंटेशन क्या है। तो एरिया वेक्टर जो है ये हमें बताता है, एक तो हमें बताता है एरिया का मैग्नीट्यूड और नंबर 2 हमें बताता है एरिया की ओरिएंटेशन। बच्चों, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि एरिया जी कितने मीटर स्क्वायर होगा या कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई भी यूनिट एरिया हो सकता है। और जो ओरिएंटेशन है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सरफेस है, एक सरफेस एरिया है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ा होगा या परपेंडिकुलर पड़ा होगा या किसी और एंगल पे पड़ा होगा। तो किसी भी प्लेन के अंदर इसकी ओरिएंटेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं इसका एरिया वेक्टर। अगर ये सरफेस एरिया है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएं तो ये जो परपेंडिकुलर बनाया है आपने, ये क्या है? ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर आपको, दोबारा जरा रिपीट करें, एरिया वेक्टर आपको दो इंफॉर्मेशन देता है।
एक तो आपको बताता है कि आपके एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर यह भी बताता है कि आपके एरिया की डायरेक्शन, आपके एरिया की ओरिएंटेशन, आपके एरिया का एंगल क्या है किसी भी प्लेन में या किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ। तो बच्चों ये दो चीजें हमने यहां से निकाल ली, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, एक हमने एरिया वेक्टर निकाल लिया। अब इन दोनों की हेल्प से हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन, और वो रिलेशन बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक सिंबल फाई, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा हम ई लगाएंगे ताकि ये आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये कौन सा फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। बच्चों दोबारा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट, किस किस का डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया। तो बच्चों अगर इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें आपको पता है कि जब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होता है और उस डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या होती है? स्केलर होती है। सो वी कैन से कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों इसके बाद हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन हम लेंगे एरिया की, ठीक है, और हम उसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि अगर आपका जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई यूनिट एरिया है, ठीक है, और इसका ये एरिया वेक्टर है, ये कोई यूनिट एरिया है, कोई सर्टेन एरिया है, और ये इसका एरिया वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है। आपको नजर आ रहा है कि ये एरिया है और ये उसके परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर है, और यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास हो रही हैं, इस एरिया में से। बच्चों अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट मींस पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो ई और ए के दरमियान एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब जरा फ्लक्स निकाल के देखें तो फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, कॉस 0। बच्चों कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो जवाब क्या आ गया? ई ए, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स। इसका मतलब है कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दोनों पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा। इस सूरत में हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। यहां पर एक बात हमने याद रखनी है कि अब यहां पर हमें लग तो ऐसा रहा है, एरिया ऐसे पड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, आप यूं समझ ले कि ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है यूं करके, ठीक है, यूं करके। तो हमें लग ऐसा रहा है कि जैसे ये एरिया परपेंडिकुलर, नहीं, ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है, सरफेस जरूर परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें इसकी सरफेस से कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना है? हमें एंगल लेना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, और वो एंगल यहां पर 0 है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस, जिसमें एरिया की जो सरफेस है, एरिया की सरफेस तो पैरेलल होगी। सेकंड केस हम देखते हैं जी। अब एरिया हमारे पास कुछ यूं करके पड़ा है जी, और ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस है, ठीक है, और सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनाया आपने, ये क्या है? ये एरिया वेक्टर है, और ये आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो यहां से पास हो रही हैं। बच्चों अब आप देख सकते हो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब जरा फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स हमारे पास आ गया ई ए कॉस 90। बच्चों कॉस 90 0 होता है, तो ई ए इंटू 0, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि अगर एरिया वेक्टर, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, हमने एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान। एरिया जैसे मर्जी हो, उसकी हमने एरिया की जो सरफेस है उसकी ओरिएंटेशन को नहीं देखना। ओरिएंटेशन यहां इसकी बताने के लिए हमारे पास क्या है? एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर के साथ हमने एंगल लेना है। तो ये हो गया बच्चों फ्लक्स 0। अब एक और यहां पर केस भी हो सकता है
कि हमारा जो एरिया है, एरिया वेक्टर ना तो पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो, बल्कि वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, ठीक है, कोई और एंगल हो इसके अलावा। तो हम इसको कुछ यूँ बना सकते हैं जी कि हमारा जो एरिया है, अब ये देखें जी, हमारा एरिया इस तरह से पड़ा है और ये उसके ऊपर क्या है, ये है एरिया वेक्टर और ये आ रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आ रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों अब एरिया की जो ओरिएंटेशन है वो कुछ यूं है, ठीक है। इस सूरत में हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहां आप देख भी सकते हैं, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इनके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो ना तो 0 है ना 90 है, बल्कि इसके दरमियान कोई भी एंगल है थीटा। तो इस सूरत में हमारा फ्लक्स क्या होगा, इस सूरत में हमारा फ्लक्स होगा सिंपल EA कॉस थीटा, और थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहां पुट करेंगे और हमारे पास वो फ्लक्स आ जाएगा। हम सिंपल रिलेशन यही लिखेंगे, जब तक हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं होगी रिलेशन हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये थे कुछ स्पेशल केस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, जिन चीजों पे डिपेंड नहीं करता पहले हम वो लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड। बच्चों किस किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, शेप ऑफ सरफेस या शेप ऑफ सरफेस ही कह लें आप इसको, ठीक है। अभी यहां पर हमने ये जो एरिया है, हमने इसको ये ऐसे आपको रेक्टेंगल टाइप आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर रेक्टेंगल की बजाय, जैसे यहां पर आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, रेक्टेंगल की बजाय ये एरिया अगर एक सर्कल की शेप में होता या किसी और इरेगुलर शेप में होता तो फिर भी फ्लक्स उतना ही निकलता जितना अब निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो फ्लक्स है वो एरिया की जो शेप पे डिपेंड नहीं करती। एरिया की शेप जैसी मर्जी हो, चाहे वो एक स्क्वायर हो, चाहे एक रेक्टेंगल हो, चाहे एक सर्कल हो, चाहे एक ट्रायंगल हो, ठीक है। तो एरिया की जो शेप है फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद एरिया की जियोमेट्री पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एरिया की जियोमेट्री पे भी डिपेंड नहीं करता। और अब हम देखेंगे कि वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, फ्लक्स किन चीजों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। बच्चों अब चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली उसका फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा और उतनी ही ज्यादा लाइनें होंगी और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। उसके बाद ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, कि आपके पास जिस मीडियम में आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पर एयर है, ठीक है, या इसके अलावा कोई और मीडियम है। तो ये तो हो गया कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब आखिर में हम इसका यूनिट निकालते हैं जी। फ्लक्स जो है दिस इज इक्वल टू EA कॉस थीटा। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, इसके अलावा एक और यूनिट भी होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है फ्लक्स का यूनिट। क्लियर हो गया जी। तो इस लेक्चर में हमने देखा पहले कि फ्लक्स वर्ड कहां से आया है, फ्लक्स के मीनिंग्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और नहीं करता, और डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, अगर एरिया की, एरिया को मुख्तलिफ एंगल से रखा गया हो तो फ्लक्स कितना निकलेगा। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाजेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इसके साथ ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आपके जहन में है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।